हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच जितना भी करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में रहे, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर 2 के लिए। सीएपीएफ एग्जाम होता है, उसमें जो पेपर 2 है उसमें जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितना भी न्यूज़ में रहे हैं, हर एक टॉपिक को हम लोग जो है डिटेल में आज कवर करेंगे। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीकली मैगजीन को, जिसमें से हम लोग आज कवर करेंगे 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच का न्यूज़ को। जिसमें से फ्रिक्वेंटली जो न्यूज़ में रहा है इस हफ्ते में वो है इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन के रेस्पेक्ट में न्यूज़ में रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो आमिर खान मुताकी, इसका 6 डे ऑफिशियल विजिट होने वाले हैं इंडिया में। तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या है, ये न्यूज़ में रहा है। तो सबसे पहले हमारा एक जो है इंटरनेशनल न्यूज़ जो है कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका लोकेशन पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो अफगानिस्तान है और ये उसके जो है जस्ट बगल में है ना, ईस्टर्न साइड बोलो तो पाकिस्तान है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जस्ट फैक्ट, कि जो अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है इसका जो लाइन जो डिवाइड करते हैं, जो बॉर्डर है, इसको हम लोग डूरन लाइन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर चाइना हो गया, बॉर्डर शेयर करते हैं, उसको भी याद रखोगे। पाकिस्तान तो करता ही करता है, इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, प्लस यहाँ पे ईरान हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा रिमेंबर करना है। बाकी जो न्यूज़ हैं पेपर 2 के हिसाब से उसको तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। 6 डे ऑफिशियल विजिट हुआ है, इसलिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जो है जॉइंट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या ऑफिशियल विजिट हुए हैं, तो क्या क्या इसमें डिस्कशन देखने को मिला है। तो सबसे पहले जॉइंट स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, रिसेंटली जैसे कि इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, प्लस जो है अभी पहलगाम अटैक हुआ है, तो पहलगाम अटैक को इन्होंने क्या किया है, कंडेम किए हैं, कंडेमनेशन है ना। इंडिया एप्रिसिएटेड पाकिस्तान कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट अटैक। मतलब अब जो अफगानिस्तान है ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो पहलगाम अटैक हुआ है या फिर जितना भी टेररिस्ट अटैक हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये लोग भी बात करते हैं अगेंस्ट टेररिज्म अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे कंडेम किया है। फिर अफगानिस्तान एश्योर दैट इट विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू यूज अगेंस्ट इंडिया, इन्होंने ये भी बोले हैं। फिर अगला जो है ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, जैसा कि क्या है कि जब अफगानिस्तान में चाहे कुनार अर्थक्वेक हुए या फिर नागरहर जो अर्थक्वेक हुए, तो इंडिया के तरफ से फर्स्ट रिस्पॉन्डर मिला है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर मिला, क्यों मिला? ताकि जो है अपना जो बायलेटरल रिलेशन है, बायलेटरल ट्रेड है, उसको स्ट्रेंथन हो सके, है ना, जो एक मित्रता का व्यवहार है उसको निभा सके। तो यहाँ पे भी जो है ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन देखने को मिला है। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि इंडिया विल डिपेंड इंगेजमेंट इन हेल्थ केयर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट। इन सब चीज़ से क्या कर रहे हैं, जो टाई है नहीं, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, है ना, मल्टी लेवल यहाँ पे इंगेजमेंट कर रहे हैं इंडिया विथ पाकिस्तान। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम भी यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला है। फिर अगला जो है एजुकेशनल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉपरेशन, जैसे कि इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर ICCR है ना, स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट एंड प्लान टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटी। जो अफगान स्टूडेंट है जो इंडिया में स्टडी कर रहे हैं उसके लिए स्कॉलरशिप ला रहे हैं, है ना, और ये भी प्लान कर रहे हैं कि इससे जो है हायर एजुकेशन तक भी यहाँ पे एक्सपांड करना चाहिए। तो ये सब जो है क्या कर रहे हैं, इंगेजमेंट हो रहे हैं। और वही चीज़ तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिस्कस हुए हैं जब ऑफिशियल विजिट हुआ है अफगान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो क्या क्या डिस्कस हुए हैं ये हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला जो है ट्रेड कनेक्टिविटी का बात कर लो, चाहे इकोनॉमिक रिकवरी का बात कर लो, बोथ साइड वेलकम द लॉन्च ऑफ द इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर डिजाइन टू बूस्ट डायरेक्ट ट्रेड एंड स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक। तो हम यहाँ से क्या समझ आ रहा है, यही समझ आ रहा है कि जो दोनों कंट्री हैं ये अपने आप को थोड़ा क्या करना चाह रहे हैं, दोनों कंट्री, भाई ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाना, ऐसा नहीं, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने चाह रहे हैं। कैसे ले जाना चाहे, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट करके दोनों कंट्री का, चाहे ट्रेड को बूस्ट करके दोनों कंट्री में, है ना, इकोनॉमिक रिकवरी करके, इस तरीके से जो है दोनों कंट्री अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल में जाएगा, इससे फ़ायदा यही होगा, वहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ट होने वाले हैं,
एजुकेशन सिस्टम बिल्ट होगा, है ना। फिर एजुकेशन के साथ अदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा। तो जब ये सब बूस्ट होंगे तो उस जो कंट्री का, इंडिविजुअल कंट्री का जो जीडीपी लेवल है, ये ऑटोमेटिकली हमें बूस्ट लेवल दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कंसिडर करना। फिर ऐसा सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफिशियल विजिट तो आ गए हैं, तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, ज्वाइन स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं, फॉरेन विजिट क्यों आ रहे हैं, इसका क्या एक अपने लिए एक सिग्निफिकेंस है इंडिया के रेस्पेक्ट से, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक री इंगेजमेंट रिफ्लेक्ट इंडिया pragmatic diplomacy in the maintain relation without formal recognition of the current अफगान गवर्नमेंट। करेंट अफगान गवर्नमेंट जो है उसको विदाउट रिकॉग्निशन, मतलब सिंपल से यहाँ पे स्टेटमेंट यही बोलना चाह रहे हैं कि हमें जो है मल्टी लेवल में और प्रैक्टिकली वे से हमें जो है अपना कल्चर हो गया या फिर ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोसाइटल को, इस सब चीज़ को हमें डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। फिर रीजनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में देखियो कि क्या सिचुएशन रहा है ना, तो रीजनल इंस्टेबिलिटी भी बनाना एक जरूरी है। री इन्फोर्स इंडिया रोल एज अ स्टेबलाइजिंग एक्टर इन साउथ सेंट्रल एशिया, क्योंकि साउथ आसियान कंट्री देखो या फिर साउथ एशिया को देखोगे तो मोस्टली जो है डेवलपिंग कंट्री देखने को मिलेगा, है ना। तो इंडिया अपने आप को एज अ लीडर इस्टेब्लिश करेंगे तो इंडिया जो है बाकी जितना साउथ कंट्री है जो इंटरनेशनल अरेना है, चाहे यूएनएससी हो गया, यूएन जनरल असेंबली हो गया, यहाँ पे सबका एक साथ आवाज़ उठा सके, एज अ लीडर की तरह यहाँ पे रोल कर सके, तो यहाँ पे रीजनल इंस्टेबिलिटी बनाना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी इंडिया जो है अपने लेवल में एक रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि अफगानिस्तान में यहाँ पे अर्थक्वेक आए तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर काम किए, जैसे अदर कंट्री में जैसे कि तूफान आ रहे हैं, टाइफून आ जा रहे हैं, है ना, साइक्लोन आ रहा है, तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, हमें रिलीफ पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एज अपने आप को लीडर बना सकते हैं। फिर ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप, जैसे कि अभी बताएं, प्रोजेक्ट इंडिया सॉफ्ट पावर थ्रू हेल्थ केयर में यहाँ पे प्रोजेक्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव में ध्यान दो। फिर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करो कि स्ट्रेंथन करो ट्रेड को, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ले लो या फिर बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट कर लो, है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कनेक्टिविटी के थ्रू जो है ट्रेड को एक नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पे पहुँचाया जा सकते हो। क्लियर है, ये समझ आएगा। देखो अब हम लोग यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान का तो बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है, क्यों अफगानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए। सबसे पहले स्ट्रेटजिक हम लोग व्यू को हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले देखोगे तो गेटवे टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का बात करो या फिर यूरोपियन कंट्री का कुछ पार्ट को बात करोगे, मैप को देखो तो यहाँ पे अफगानिस्तान एक गेटवे के थ्रू यहाँ पे काम करते हैं। अफगानिस्तान जियोग्राफी, है ना, अफगानिस्तान जियोग्राफी ऑफर इंडिया एक्सेस टू 5 एशियन रिपब्लिक क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, क्योंकि हमें जो है ट्रांसपोर्ट करना है। अब देखो पाकिस्तान से तो जा नहीं सकते, चाइना से भी नहीं जा सकते, अब एक जो बच रहा है वो अफगानिस्तान बच रहा है, जिसके थ्रू हम लोग लैंड बेस से जो है ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है गेटवे होता है सेंट्रल एशिया के थ्रू। फिर कनेक्टिविटी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया बिल्ट नजरंज देलाम हाईवे टू 18 किलोमीटर लिंकिंग अफगानिस्तान टू ईरान चाबहार पोर्ट बाई पासिंग पाकिस्तान। देख लो हमें पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, हम पाकिस्तान जा नहीं सकते, लेकिन उसके थ्रू जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इसके थ्रू बाईपास करते हुए सेंट्रल यूरोप या फिर सेंट्रल एशिया वहाँ तक तो अपना कनेक्टिविटी बैठा सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी एज अ कनेक्टिविटी यहाँ पे काम करते हैं। फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन या फिर काउंटर टेररिज्म को ये भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ है तो उसको कंडेम किए हैं, जितना भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसको भी कंडेम करते हैं। सिक्योरिटी रेलेवेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया भी काउंटर टेररिज्म का बात करते हैं, अफगानिस्तान भी काउंटर टेररिज्म का बात कर रहे हैं। इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान स्ट्रेंथन टेरर अटैक थ्रेटनिंग इंडियन सिक्योरिटी, इंडिया है फेज अटैक ऑन एम्बेसी इन काबुल एंड कंटिन्यू थ्रेट फ्रॉम लश्कर ए तैयबा हो गया, चाहे जैसे मोहम्मद हो गया, ठीक है। तो सिक्योरिटी रेलेवेंस ये भी है। फिर कोलाबोरेटिव सिक्योरिटी की इंडिया इंगेज इन मॉस्को फॉर्मेट एंड एससीओ कॉन्टैक्ट ग्रुप, यहाँ से भी एक जो है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जीरो टॉलरेंस किया है, ठीक है। अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस नहीं करने वाले हैं, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। फिर रीजनल बैलेंस बनाने में भी ये ज़्यादा सहयोग देते हैं, ज़्यादा देंगे,
मतलब ज़्यादा हमारा क्या देंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो इसको अगर काउंटर करना है तो अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, ठीक है। तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है तो स्ट्रेटेजिकली ये जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बात आता है पाकिस्तान और चाइना को यहाँ पे काउंटर करने का, ठीक है। इंडिया बैलेंस पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्ट पॉलिसी है ना, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके थ्रू जो है पूरे कंट्री में अलग अलग कंट्री में अपना जो है रोड बना रहा है, हाईवे बना रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बूस्ट हो सके, ये चाइना बना रहा है, ठीक है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। फिर इकोनॉमिक लेवरेजेस का अगर बात करोगे तो इंडिया यूएस 3 बिलियन एड, देखो 2001 से 2021 तक 3 बिलियन एड यहाँ पे दिए हैं, रिमेन द लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन टू अफगान रिकंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे रीजनल बैलेंस यहाँ पे बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग बात किए क्यों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे चैलेंजेस भी तो हैं, जहाँ पॉजिटिव वहाँ निगेटिव साइड भी होता है। तो सबसे पहले आता है जो है डिप्लोमेटिक डायलेमा देखने को मिलता है। इंडिया मेंटेन फंक्शनल इंगेजमेंट विदाउट अ फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान, ठीक है, विदाउट फॉर्मल रिकॉग्निशन। तालिबान को हम लोगों ने क्या किए हैं, रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक कर रहे हैं, उसके साथ डिप्लोमेटिकली इंगेजमेंट कर रहे हैं, फंक्शनल इंगेजमेंट कर रहे हैं। ये एक चैलेंजेस हैं, क्योंकि प्रॉपर हम लोगों ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया लेकिन फिर भी ट्रेड कर रहे हो एज अ कंट्री का हेड समझ के, तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, चैलेंजिंग फेज आ जाता है यहाँ पे। जैसे कि द इंडियन टेक्निकल मिशन 2022 इन काबुल कोऑर्डिनेट ह्यूमैनिटेरियन एड बट अवॉइड ऑफिशियल डिप्लोमेटिक इंडोर्समेंट, स्टैंड ऑफ प्रिंसिपल प्रेगमेटिज्म। ये भी जो है चैलेंजेस हैं, एग्जाम्पल देख लो। फिर आता है ट्रांजिट ब्लॉकेज, पाकिस्तान डिनील ऑफ लैंड एक्सेस फॉर इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड नेसेसिएट द एयर फ्रेट कॉरिडोर। ये चैलेंजेस जो है पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के थ्रू जो है यूरोप या फिर सेंट्रल एशिया में ट्रेड करोगे तो ज़्यादा इजी होता है, लेकिन पाकिस्तान तो खुद ही मना कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ रहा है, एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो स्ट्रेटजिक लिमिटेशन भी है, पाकिस्तान सपोर्ट टू तालिबान फंक्शन स्पेशली दी हरानी नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट इंडिया सिक्योरिटी आउटरीच को यहाँ पे कम कर देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि पाकिस्तान 2023 डिपोटेशन ऑफ द अफगान रिफ्यूजी स्टेन इट्स टाई विद द तालिबान बट आल्सो कॉम्प्लिकेटेड इंडिया रिलीफ लॉजिस्टिक्स। ये एग्जाम्पल हैं, तो इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिर चाइना ग्रोइंग प्रेजेंट, जैसे कि बात कर लो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बात कर सकते हो, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल में अपना प्रेजेंट बना रहे हैं। तो इंडिया जो है एज अपने आप को अगर लीडर बनाना है तो इंडिया को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, चाइना तो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीजिंग हो रहे हैं, इंक्रीजिंग फेज में है, तो ये भी एक जो है इंडिया के लिए चैलेंजिंग होता है, जिससे यहाँ पे हमें जो है गैप जो है इसको फिल करना है। फिर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन का बात करोगे तो बीजिंग इंटरेस्ट इन मेस अयानक कॉपर माइंस इनहेंस इन इकोनॉमिक लेवरेजेस एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन द रीजन, ये भी है सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशन। फिर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी रिस्क, जैसे कि द हकानी नेटवर्क का बात कर लो, लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, कंटिन्यू टू ऑपरेट फ्रॉम अफगान सॉइल। देख लो, हम एक तरफ बात करते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन बूस्ट हो, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है कि जो जैसे कि लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद जैसे टेररिज्म लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से, अफगानिस्तान से। तो यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इंडिया बात करते हैं अगेंस्ट या फिर काउंटर टेररिज्म का, लेकिन टेररिज्म तो यहीं से ऑपरेट हो रहा है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। क्लियर है। फिर यहाँ पे एक आता है नॉर्केटिक लिंक, नॉर्कोटिक्स जो है जैसे कि ओपियम हो गया है, ओपियम प्रोडक्शन रोज बाय 30% पोस्ट 2021। अब देखो यहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन हो रहा है, प्लस इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, और अफगानिस्तान में ओपियम का ट्रेड यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो बॉर्डर से जो है ओपियम इंडिया में आएगा, मतलब इंटॉक्सिकेंट जो है ये तो फैलना ही फैलना है। तो ये भी जो है डिस्टेबलाइज कर देते हैं रीजनल सिक्योरिटी को। रीजनल सिक्योरिटी के साथ ह्यूमन जितना भी वो लोग कंजप्शन करेंगे तो वहाँ पे भी जो है डिसीज का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी नार्कोटिक्स लिंक जो है देखने को मिलता है क्लियरली। फिर ह्यूमन राइट इशू जो है, तालिबान रेस्ट्रिक्शन ऑन गर्ल एजुकेशन एंड द वुमेन एम्पावरमेंट, और इंडिया क्या बात करता है कि गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, वुमेन को अपलिफ्टमेंट करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे तो तालिबान क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो इंडिया अफगानिस्तान यहाँ तो डायरेक्टली
अगेंस्ट में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने चैलेंजेस भी देख लिए, है ना, फिर क्या क्या इशू रहे हैं, इशू के साथ साथ क्या सॉल्यूशन है, ये सब चीज़ कवर कर लिए। अब हमें जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ा वे फॉरवर्ड कंसीडर करते हैं, जिसमें से हम लोग जो है ह्यूमैनिटेरियन कंटिन्यूटी बनाए रखो एंड पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है डिप्लोमेटिक जो रिलेशन ठीक है लेकिन वहाँ के पीपल में क्या है, संतुष्ट नहीं है, पीपल जो है अगेंस्ट में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बढ़ाना चाहिए, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पे वुमेन सप्रेशन कर रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन को सप्रेस कर रहे हैं, तो थोड़ा अपलिफ्टमेंट की तरफ यहाँ पे जाना चाहिए। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू प्रोवाइड इसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड, जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, ये सब चीज़ को यहाँ पे पहुँचाते रहना चाहिए। एक पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर जैसे कि बताया कि हेल्थ केयर में इंगेजमेंट हो, एजुकेशन हो गया, वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे लाओ। ठीक है, फिर आते हैं सेलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, एडॉप्ट स्ट्रेटजी ऑफ प्रिंसिपल प्रेगमेटिज्म, मेंटेन फंक्शनल डायलॉग विद तालिबान अथॉरिटी ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए कि जैसे मोहम्मद हो गया, है ना, फिर लश्कर तैयबा हो गया, अफगानिस्तान से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितना भी इशू हो रहा है वहाँ से, तो जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो लेकिन अगेंस्ट इंडिया नहीं जाना है ना, अगेंस्ट टेररिज्म की तरफ नहीं जाना है ना, अगेंस्ट इंडिया बोल रहा हूँ मैं, जहाँ इंडिया में जो टेररिज्म हो रहे हैं उसको वहाँ पे नहीं प्रोपागेट करना है ना। इस तरीके से सिक्योरिटी इशू जितना भी चैलेंजेस हैं, ये तो जस्ट एग्जाम्पल रहा, तो सिक्योरिटी रिलेटेड जितना भी चैलेंजेस हैं उसको यहाँ पे ध्यान देना है। डेवलपमेंट से हम लोग इंगेज कर सकते हैं तालिबान से, है ना, फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हो गया, इसको भी हम लोग डील कर सकते हैं विदाउट फॉर्मल रिकॉग्निशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करोगे तो रीजनल एंड मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जरूरी है, जैसे कि डिपेंड करो कोऑर्डिनेशन विद ईरान हो गया, रशिया हो गया, है ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हो गया। अब कैसे यहाँ पे डील करोगे, क्योंकि अफगानिस्तान भी जो है मल्टी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी तो पार्ट है, उसका भी तो मेंबर है। जैसे कि एससीओ का बात कर सकते हो, है ना, इंडिया सेंट्रल एशिया जो डायलॉग होता है उसको हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी इशू है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन, हर चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, चाहे रीजनल लेवल में हो या फिर मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन के रेस्पेक्ट में हो। ठीक, फिर काउंटर टेररिज्म या फिर सिक्योरिटी जो कॉपरेशन है इसको यहाँ पे बरकरार रखना है, बरकरार रखने के साथ साथ इसको स्ट्रेंथन करना है, समझ रहे हो। जैसे कि लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद हो गया, आईएस जो है, आईएस के है, इन सब चीज़ को जो है कंट्रोल करने के साथ साथ यहाँ पे काउंटर टेररिज्म है या फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन दोनों के थ्रू, जो इंडिया हो गया या फिर अफगानिस्तान के थ्रू जो चल रहे हैं उसको यहाँ पे बरकरार रखना है। फिर कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ में ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, तो इंडिया भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव चलाए, बाकी चल रहे हैं, है ना। जैसे कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दे रहे हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग दे रहे हो, इस तरीके से जो है कनेक्टिविटी चलाओ। कनेक्टिविटी के साथ साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन या फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है अब कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी, इसके थ्रू भी जो है इंडिया अफगानिस्तान अपना रिलेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे कि स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव ला लिए, है ना, या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे इंडियन स्टूडेंट हो या फिर अफगानिस्तान वाले स्टूडेंट हो। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो स्टूडेंट का जो कल्चर है वो एक्सचेंज देखने को मिलेगा, एजुकेशन एक्सचेंज देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है वहाँ पे हमें जो है एक्सचेंज देखने को मिलेगा। और इसी के थ्रू हम लोग क्या है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है, इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी ये भी यहाँ पे जरूरी है। तो हॉलिस्टिकली तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा कवर किए हैं, क्या इसके साथ चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान के साथ, क्या इशू है, क्या क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान पॉलिसी ब्लेंड रियलिज्म मतलब प्रेगमेटिक तरीके से, प्रैक्टिकली तरीके से, है ना, रियलिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूटेड इन सिविलाइजेशन टाइज, है ना, सिविलाइजेशनल टाइज यहाँ पे जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आया है ना, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट हो गया, जैसे कि अभी जो अर्थक्वेक आया है उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूज़ किए हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट गाइडेड बाय प्रिंसिपल
pragmatism, India must sustain its vision of independent, inclusive and sovereign Afghanistan, vital for South Asian peace, South Asia peace and instability। तो इस तरीके से हॉलिस्टिकली वे में जो है इसका कंक्लूजन भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया फर्स्ट न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में डाल सकते हैं कि 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आरटीआई एक्ट को। जो टॉपिक है गवर्नेंस का थीम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें रहा है वही कि मार्किंग दी 20 एनिवर्सरी ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एज ऑन अक्टूबर 12 अक्टूबर द सतर्क नागरिक संगठन हैज़ रिलीज अ स्टडी असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशंस अक्रॉस इंडिया, कि कैसा इसका रेगुलेशन है, क्या अचीवमेंट है, पूरा एक स्टडी यहाँ पे रिलीज किए गए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जिसे 2005 में इनेक्ट किए गए थे, ये हैं क्या। तो सबसे पहले इनेक्ट किए गए थे जून 2005 और ये आया था 12 अक्टूबर 2005 में। फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन वॉज फील्ड एट अ पुलिस स्टेशन इन पुणे। तो ये तो जस्ट एक फैक्ट है, इसको कंसिडर करना। जैसे कि आरटीआई एक्ट क्या है, अगर सपोज करो हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट रन किए, तो प्रोजेक्ट रन किए तो हमें इसका डाटा चाहिए कि कितना फंडिंग हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कहाँ पे कितना मनी लगा हुआ है। तो इसी चीज़ को जब हम गवर्नमेंट से कोई डाटा हमें ज़रूरत पड़ता है, फिर गवर्नमेंट से हम डाटा मांगते हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग इसको डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पर्पस वही है कि टू प्रोवाइड सिटीजन द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। क्योंकि फंडिंग किसके लिए जा रहा है, पब्लिक के लिए। किसके पैसे लग रहे हैं, पब्लिक का पैसा लग रहा है ना। तो एक अकाउंटेबिलिटी बनाना है ना। फिर इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखोगे तो इट वाज डिजाइन टू प्रमोट ओपननेस इन गवर्नमेंट ऑपरेशन। क्योंकि अगर हमें पता चलेगा कि कितना फंडिंग हुआ है, कितना फंडिंग आया है, तो जो है गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग आसानी से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है एक अकाउंटेबिलिटी होता है उसको निभा सके। स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी है, देखो लिखा हुआ है, एंड एडवांस द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस अक्रॉस पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका नोडल एजेंसी होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये इसका नोडल एजेंसी होता है। अब देखो ये जो एक्ट आया हुआ है ना, एक्चुअली जो आरटीआई एक्ट है ये 2005 का है। ठीक है, तो इसे क्या है डिफरेंट जैसे सिचुएशन आया, टाइम आगे चले गए, तो यहाँ पे अमेंडमेंट देखने को मिला है। उसी में एक अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, जिसमें से इट गेव द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू डिटरमाइन द टेनर, सैलरी एंड सर्विसेज या फिर टर्म एंड कंडीशन जो आरटीआई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इसका क्या क्या टेनर है, क्या क्या सैलरी होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। फिर इस चेंज द फिक्स 5 ईयर टेनर टू वेरिएड पीरियड डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी यहाँ पे बोले गए हैं। फिर सैलरी, फिर सर्विस कैसा होगा, कंडीशन कैसा होगा, ये सब चीज़ के बारे में बताए हैं 2019 के एक्ट में जब इसे अमेंडमेंट किए थे। फिर इसी के रेस्पेक्ट में आगे जब हम लोग कंसिडर करते आगे जाते हैं तो हमें एक एक्ट देखने को मिलता है, चूँकि ये लिंक इसी के लिए है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है इसी से लिंक है, इसीलिए हमें इसको कवर करना जरूरी हो जाता है, जो कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। It amended Section 8, Clause 1 of the RTI Act, exempting all personal information from disclosure, which can restrict the transparency of the public office section। देखो अब यहाँ पे हम लोग RTI के थ्रू ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाटा को यहाँ पे हम लोग क्या है डिमांड कर सके, ऐसा नहीं है। कुछ सेक्रेसी में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट को लगता है कि ये सेक्रेसी में आना चाहिए, उसका मतलब कि अगर कोई पब्लिक डिमांड करते हैं तो यही हम बता सकते हैं कि ये सेक्रेसी है, इसको हम लोग जो है पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जब 2023 में आया तो यहाँ पे एग्जेम्पशन का बात किए गए। इट इंट्रोड्यूस अ ब्लैंकेट एग्जेम्पशन फ्रॉम द पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डिटरमाइन दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइड डिस्क्लोजर, वही चीज़ जो बताया। लेकिन क्या है, कुछ सीन ऐसे देखने को मिलता है कि अगर कुछ भी डिमांड करो या फिर कुछ भी डाटा मांगो तो बोल देते हैं कि ये सेक्रेसी है ना। तो इसका एक मिसयूज भी हमें देखने को मिलता है। देखो एक तरफ जो है सेक्रेसी है, ये एक पॉजिटिव साइड भी है कि अगर कोई भी सेंसिटिव इशू है
उसको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हमें जो है पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, वो पॉजिटिव साइड है। लेकिन कई ऐसे ऐसे जो है केसेस देखने को मिला है जहाँ पे कुछ भी अगर डिमांड करो डाटा या फिर फैक्ट्स को, तो ये बता देते हैं कि सीक्रेसी है ना। तो इस तरीके से जो है मिसयूज भी देखने को मिला है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर 2 के लिए, कि सिग्निफिकेंस क्या है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट किए गए हैं 2005 में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इम्पावर करते हैं सिटीजन्स को, है ना। आरटीआई इम्पावर सिटीजन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, क्योंकि हमें देखो जब आरटीआई अगर फिल करते हो तो आरटीआई फिल करोगे तो डायरेक्टली क्या है कि एक पार्टिसिपेशन ही तो हुआ। कैसे होगा कि हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, अगर डाटा में मिसमैच मिलता है तो उसके अगेंस्ट जाके बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, ये सब चीज़ जो है डायरेक्टली हम लोग गवर्नेंस जो है वहाँ पे तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पावरमेंट करते हैं सिटीजन को, जिससे ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जितना फंडिंग हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। उसको लगेगा, जो डाटा दे रहे हैं उसको लगेगा कि हमें सही डाटा देना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो ये अगेंस्ट जाके बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफिसेस में देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट ऑफिसेस में बना रहता है। तो सबसे पहले तो ये एम्पावर करते हैं सिटीजन्स को। फिर ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, ये भी एक मेजर जो है चेंजेस देखने को मिल रहा है जब से आरटीआई जो है फील स्टार्ट हुआ है, आरटीआई एक्ट इनेक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर फंडिंग हुआ है ना, जितना भी अमाउंट फंडिंग हुआ है, लेकिन जो है आरटीआई एक्ट के थ्रू अगर गलत बता रहे हो, है ना, अगर मिसमैच हो रहा है, तो डायरेक्टली जो है ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे इशू देखने को मिलता है। जैसे कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटी इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता तो है ना इतना फंडिंग हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर डाटा गलत दे रहे हो, पब्लिक को डाटा यहाँ पे गलत दे रहे हो, तो एक यहाँ पे मिसमैच होगा। इट मिनिमाइज सेक्रेटरी, है ना, सेक्रेसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये भी हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी बनाएगा गवर्नेंस को, है ना। आरटीआई स्टैब्लिश अ मैकेनिज्म फॉर पब्लिक अथॉरिटी टू जस्टिफाई देयर एक्शन। अगर यहाँ पे इतना फंडिंग लाए हो या फिर ये प्रोजेक्ट चलाए हो, तो उसका जस्टिफाई होना चाहिए, है ना, उसका क्या डिसीजन लिए, क्या इम्पैक्ट हुआ, ये पूरा जस्टिफाई देखने को मिलेगा। फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा पॉलिसी का, क्योंकि पता है कि आरटीआई मांग लेंगे, तो आरटीआई मांग लेंगे तो पहले से ही वो लोग क्या है सतर्क हो जाते हैं कि हमें जो है ठीक तरीके से कोई प्रोग्राम है, पॉलिसीज हैं, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आरटीआई वॉज यूज्ड इन राजस्थान टू एक्सपोज डिस्क्रिपेंसी इन मनरेगा रिकॉर्ड। देख लो, मनरेगा रिकॉर्ड जो है बता रहे हो अलग, लेकिन प्रैक्टिकली अलग चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इशू हो गया। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर भी तो देखने को मिला है, एक्सपोज भी तो हुआ है। किसके थ्रू हुआ है, आरटीआई एक्ट के थ्रू हुआ है। जिस तरीके से गुप्त तरीके से या फिर कोई काम कर रहे हैं, है ना, या फिर करप्शन में इन्वॉल्व है, तो ये सब जो है डिस्क्लोज हो जाता है ना, एक्सपोज हो जाता है। कब, जब आरटीआई फिल होता है तब। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बता सकते हैं, है ना। फिर क्या है, ट्रांसपेरेंसी जो है इसको हम लोग ठहरा सकते हैं। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी यहाँ से स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेट हो रहा है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेट के साथ साथ यहाँ पे पीपल का पार्टिसिपेट, सिटीजन्स का पार्टिसिपेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें जो है एक इंक्लूसिव होता है ना, इंक्लूसिविटी होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक का यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। आरटीआई फोस्टर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बाय क्रिएटिंग इन इनफॉर्मल सिटीजनरी। इट इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिमेन रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द पीपल, कि पब्लिक को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करो। ठीक है, तो ये तो रहा यहाँ इसका कुछ मेजर, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या इससे लाभ हुआ है ये हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर फ्रीडम ऑफ इनफॉर्मल लॉ, ग्लोबली अगर थोड़ा बात करोगे, इन्फॉर्मेशन का अगर बात करोगे कि ग्लोबल में क्या चलता है, सपोज अगर एग्जाम में कोट करना आ गया तो इसको कोट कर सकते हो। जैसे कि स्वीडन है, तो स्वीडन में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766 का चलता है। यूएस का बात करोगे तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 का चलता है। यहाँ पे टाइम लिमिट है, देखो यूएस में टाइम लिमिट दे दिए है कि 20 डेज के अंदर जो है अगर आरटीआई फिल हो रहा है तो 20 डेज के अंदर उसको रिटर्न देना है, रिटर्न फाइल करना है। फिर यूके का अगर बात करोगे तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 चलता है।
है ना, यूरोपियन यूनियन में अलग अपना है जैसे कि 2001 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग जो ग्लोबल कंट्री में चल रहे हैं उसका यहाँ पे हम लोग एक व्यू दे सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए कि क्या कि इसका पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव होने के साथ साथ यहाँ पे चैलेंजेस भी तो हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि चैलेंजेस होगा नहीं, पूरा प्रॉपर वे में चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें जो है देखने को मिलता है वो है फंक्शनल, इसका चैलेंज, फंक्शनल चैलेंज है, क्योंकि मैन पावर का कमी है, ठीक है। वैकेंसी यहाँ पे पूरा भरे नहीं जा रहे हैं। अगर वैकेंसी नहीं है, मैन पावर का कमी है, तो जिस तरीके से या फिर जिस फ्रिक्वेंसी से जो आरटीआई फिल कर रहा है उसका रिस्पॉन्ड देना चाहिए वो रिस्पॉन्ड नहीं आता, जिससे बहुत ज़्यादा डिलेमेंट देखने को मिलता है। डिले होने के साथ साथ जितना भी जो है फाइल कर रहे हैं, आरटीआई फाइल कर रहे हैं, उसका बर्डन देखने को मिलता है, ठीक है। तो फंक्शनल चैलेंजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि सेवरल वैकेंसी क्राइसिस, जैसे कि सतर्क नागरिक जो संगठन है रिपोर्टेड रिवील दैट द मेनी सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वर आइदर डिफंक्ट ऑपरेटिंग बिलो कैपेसिटी। अब बताओ 24 से 25 में जो है लेटेस्ट डाटा है, याद रखना इसको, कि यहाँ पे न तो ठीक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा डिफंक्ट हो चुके हैं, या फिर अपने कैपेसिटी में ही काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है वैकेंसी क्राइसिस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि 6 स्टेट हो गया, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश वर नॉन फंक्शनल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। अब बताओ यहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो आरटीआई फिल होगा तो कैसे उसका रिस्पॉन्ड कर पाओगे, क्योंकि आरटीआई बहुत तेजी से फिलअप हो रहा है। अब जिस तरीके से फिलअप हो रहा है तो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड भी तो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जितना भी फिलअप हो रहा है उसका जो है बर्डन ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। देखो वहीं पे सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि बैकलॉग ऑफ अपील्स एंड कंप्लेंट, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। ओवर 2.41 लाख अपील एंड कंप्लेंट वर रजिस्टर्ड बिटवीन 2024 एंड 25 लेटेस्ट है। अब 2024 और 25 में ही एक साल में कितना 2.41 लाख यहाँ पे अपील या फिर कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। अब इसका रिस्पॉन्ड कैसे होगा? अगर सिंगल आदमी है ना, सिंगल पर्सन है, वो तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी, ठीक है। महाराष्ट्र SIC हैंडल द मोस्ट केसेस, यहाँ पे जैसे कि इसका पूरा डाटा लिखा गया है। अब यहाँ पे एक और डाटा देख लो कि ओनली 1.L लाख वर डिपोज ऑफ बिटवीन 24-25 बाई 27 कमीशन। अब बताओ फिल कितना हुआ है? 2.41 लाख इतना जो है फिल हुआ है आरटीआई के थ्रू, लेकिन 1.8 लाख केसेस हैं यही वहाँ पे डिस्क्लोज हुआ है ना, फिल रिटर्न किए गए हैं। देख सकते हो फिर एडेक्वेट जेंडर रिप्रेजेंटेशन कि सिंस 2005 ओनली 9% ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ बीन वुमेन, और बाकी का है ना, फिर देख लो फिर 91 जितना परसेंट है 91% पूरा मेल डोमिनेटेड है। तो यहाँ पे भी जेंडर इनएडिक्वेट देखने को मिलता है। सपोज करो वुमेन रिलेटेड या फिर वुमेन से सेंसिटिव केस रिलेटेड अगर कोई डाटा है तो इसको कौन प्रोवाइड अच्छे से कर पाएंगे? वुमेन होगा तभी तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ओनली 9% ही वुमेन बता रहे हैं डाटा के हिसाब से। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट लैप्सेस देखने को मिला है। 20 of 29 कमीशन फेल टू पब्लिश एनुअल रिपोर्ट फॉर 23 एंड 24, जो कि वायलेशन करता है स्टेटरी ऑब्लिगेशन का, जो उसका ड्यूटी है जिस कैपेसिटी में करना चाहिए वो अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट ही यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगला जो देखोगे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, है ना। एग्जेम्पशन वही पहले बताया कि मोस्टली को एग्जेम्पशन बता देते हैं, तो इसका यहाँ पे मिसयूज देखने को मिलता है। फिर डाइल्यूशन हो रहा है, अमेंडमेंट कर दे रहे हो, जैसे कि आरटीआई 2019 का अमेंडमेंट हुआ है। गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पावर टू डिटरमाइन द टेनर, सैलरी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर सपोज इसको स्टेट के पास पावर देते तो स्टेट जो है अपने लेवल में कुछ अरेंजमेंट कर सके, लेकिन ये पूरा पावर किसको दिए गए हैं? सेंट्रल को दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, इसको दिए गए हैं। समझ आ गया। फिर यहाँ पे प्रोसीडर चैलेंजिंग में जाओगे तो ऑपरेशनल चैलेंजेस आता है, जैसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स समटाइम फेस चैलेंजेस इन रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन साउंड, ये भी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। पर्सन एक है लेकिन उसका चैलेंजेस देखो क्या क्या है। एक तो वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन आ रहे हैं, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा ही रिटर्न फाइल हो रहा है, तो एक माइंड अपने आप में ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कितना का रिस्पॉन्ड करें। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा क्वेश्चन आता है या फिर ऐसा आरटीआई फिल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं।
फिर रिसोर्स कंस्टेंट भी, ये भी एक चैलेंजेस होता है। फिर ब्यूरोक्रेटिक हैडल हम लोग बात कर सकते हैं, है ना, नॉन कंप्लायंस बाई पॉलिटिकल पार्टी हो गया है, डिले इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इशू है कि डिले हो जा रहे हैं। वाइल द एक्ट मैंडेट इन्फॉर्मेशन बोले हैं, एक्ट में बोले गए हैं कि 30 डेज रिटर्न फाइल हो रहा है, मतलब रिटर्न फाइल का मतलब है कि जो RTI फिल हो रहे हैं उसके 30 डेज के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन कहाँ हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनएफिशिएंसी है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो क्या हम लोग सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग वे फॉरवर्ड में बता सकते हो कि आगे जो है RTI जो एक्ट है इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे अकाउंटेबिलिटी है ना, कैसे इसका स्ट्रक्चरल गवर्नेंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है कि फिल करो वैकेंसी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है, सबसे जो मेन जड़ का कारण यही देखने को मिल रहा है, फिलिंग वैकेंसी। क्योंकि जितना ज़्यादा वैकेंसी होगा उतना ज़्यादा फिल करोगे, है ना, जितना ज़्यादा वहाँ पे मैन पावर होगा, मतलब पूरा ह्यूमन वर्क करेंगे, वहाँ पे वैकेंसी पूरा फिल होगा। तो जितना ज़्यादा मैन पावर होंगे उतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, है ना, जितना भी केसेस आएगा या फिर जितना भी RTI फिल करेंगे उसका अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो है मेन कारण यही कि वैकेंसी को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर चाहे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का बात करो, चाहे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का बात करो। फिर मैनेजमेंट को यहाँ पे बैकलॉग जो है इसको तो भी कंटिन्यू करना है, जैसे कि 4 लाख पेंडिंग केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, है ना, विद द डाटा। फिर इनहेंस करो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, यहाँ पे हम लोग जो है जस्ट सेक्रेसी है, इस तरीके से कोई भी चीज़ को हम लोग टाल नहीं सकते। जो सेंसिटिव इश्यू है उसको डिस्क्लोज मत करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोर्स मैंडेटरी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 4 ऑफ द RTI एक्ट 2005 एंड इम्पोज पेनाल्टी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फॉर रॉन्गफुल डेनियर या डिले टू स्ट्रेंथन RTI इन्फोर्समेंट। इस तरीके से जो है पेनाल्टी लगा दो। तो कुछ भी तरीके से जो डिले हो रहा है या फिर रॉन्गफुल डेनियल कर रहे हो, जैसे कि अभी मिसयूज का बताया था, इस तरीके से कर रहे हो तो वहाँ पे पेनाल्टी लगा सकते हो। एनुअल यहाँ पे पब्लिश करो, रिपोर्ट पब्लिश करो विथ टाइमली, जिससे पता तो चले कैसा ट्रांसपेरेंसी है, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी है, क्या केसेस पेंडिंग है, मोस्टली कौन से केसेस हैं, जिसके थ्रू पब्लिक को यहाँ पे पता तो होना चाहिए। फिर अवेयरनेस यहाँ पे इंश्योर करो, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो देखने को मिला है, लेकिन और यहाँ पे अवेयरनेस कर सकते हैं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेंथन करो, विस्टर ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इसको स्ट्रेंथन करो। समझ आ गया। फिर यहीं पे अगर और आंसर को इन्हेंस करना है तो सेकंड ARC का यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़। समझ आ गया ये चीज़, ये पूरा जो है न्यूज़ में रहा है। फिर क्या हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं, तो द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज़ बीन अ cornerstone of the India democratic governance, empowering citizen with transparency, accountability in public administration. However, its true potential can only be realized through institutional independence, timely appointment. ये सब चीज़ होना है, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस भी जरूरी है ना, टाइमली यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है, स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट होना है। मैकेनिज्म टू इंश्योर कर सकते हैं दैट राइट टू नो रिमेन अ लिविंग रियलिटी रेदर देन अ प्रेसिडुअल फॉर्मेलिटी। ठीक है, क्योंकि देखो खुद सोचो कि 4 लाख केसेस या फिर 2.41 लाख जो यहाँ केसेस हैं एक साल में फिल हो रहा है, लेकिन उसका 1.8 लाख जो है उसी को बस रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। तो यहाँ पे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, जो RTI एक्ट आया उसमें लिखा गया कि 30 डेज में रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन कहाँ कर रहे हो। तो हमें जो है प्रैक्टिकली में आना है ना, जस्ट प्रोसीजर जो फॉर्मेलिटी है जो लिखा गया है ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली यहाँ पे हमें अप्रोच लेके चलना है। ठीक है, ये पूरा समझ आ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक है जो कि इकोनॉमिक थीम है कि इंडिया का ब्लू इकोनॉमी के रेस्पेक्ट हम लोग बात करते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो ओशियन है तो ओशियन के रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है विथ सस्टेनेबल वे, है ना, कैसे वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस हो, कैसे पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का सिंपल मतलब यही है कि हमें जो है ओशियन का कैसे रिसोर्स जो है उसका यूटिलाइज करना है, ये पूरा ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि नीति आयोग ने अपने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है,
रिपोर्ट रिलीज किए गए हैं। नाम है इसका इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड द ऑफशोर फिशरी। इससे जो है ये रिपोर्ट इशू किए गए हैं। क्या तो अब देखते हैं कि नीति आयोग ने क्या रिपोर्ट जिसमें हाईलाइट किए हैं। द रिपोर्ट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप फॉर टैपिंग इंडिया अंडर यूटिलाइज्ड डीप सी रिसोर्सेज थ्रू अ साइंस बेस्ड। देखो मोस्टली अदर कंट्री को देखोगे या फिर जो डेवलप कंट्री है उसको देखोगे तो वहाँ पे जो है साइंस बेस्ड अप्रोच प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो ज़्यादा इफिशिएंसी आएगा, और ज़्यादा इफिशिएंसी आया मतलब टाइम बाउंड में है या फिर कम टाइम में जो है अपना जितना भी एक्टिविटी है उसको अचीव कर पाओगे। यहाँ पे लिखा गया है टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो गया एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल फ्रेमवर्क, जो कि इंडिया का गोल है कि इंडिया ब्लू इकोनॉमी विजन जो है 2024 के रेस्पेक्ट में। तो कुछ हाईलाइट किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किए गए हैं उसमें कुछ की हाईलाइट किए गए हैं, वही हाईलाइट को हम लोगों थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले है कि फ्रेमवर्क फॉर डीप सी फिशरी डेवलपमेंट, इसके लिए फ्रेमवर्क लाए गए हैं। द रिपोर्ट प्रपोज अ साइंस बेस्ड एंड इंक्लूसिव मॉडल, और रिपोर्ट में यही बताया गया है कि ओशियन को या फिर डीप सी ओशियन में माइनिंग करना है या फिर रिसोर्सेज कलेक्ट करना है, फिशरी को कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे साइंस बेस्ड अप्रोच की जरूरत है ना, इंक्लूसिव मॉडल की जरूरत है। जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, रीजनल फिशरी एग्रीमेंट फॉर सस्टेनेबल एक्सेस टू इंटरनेशनल वाटर। एक लिमिट के बाद क्या आते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाते हैं, जिसका रिसोर्स है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार जाओगे तो जो रिसोर्स कलेक्ट करोगे तो उसके लिए इंटरनेशनल का परमिशन चाहिए होता है। इंटरनेशनल बॉडी जो है जो ओशियन को वहाँ पे देख रेख करते हैं उसका वहाँ पे परमिशन चाहिए होता है। फिर सोशल इंक्लूजन बाई एम्पावरिंग कोस्टल्स एंड द फिशर कम्युनिटी, ये सब चीज़ जो है रिपोर्ट में इशू किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं। फिर 6 कोर जो इंटरवेंशन आता है उसको देखते हैं। तो एक आता है रेगुलेटरी रिफॉर्म करो, क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, उतना ज़्यादा जो फिशरी सेक्टर में कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो जिस तरीके से एफिशिएंसी होना चाहिए उस तरीके से एफिशिएंसी हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। ओवरहॉल ऑफ एग्जिस्टिंग मराइन फिशरी पॉलिसी टू इंश्योर इफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन एक्टिविटी। फिर इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी स्ट्रेंथन करो, जैसे कि रिसर्च में ज़्यादा फोकस करना है, ट्रेनिंग दो, एक्सटेंशन करो कैपेबिलिटी को नेशनल लेवल में भी प्लस उसके साथ स्टेट लेवल में भी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उतना ज़्यादा इफिशिएंसी आएगा, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेजमेंट कर पाओगे। फिर मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जाओ, वही क्योंकि एट प्रेजेंट जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ईरा है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ईरा है तो हमें मॉडर्न तरीके से ही अप्रोच करना पड़ेगा मैराइन सेक्टर को, जिससे इकोलॉजिकली फ्रेंडली हो सके। प्लस साथ में जो भी टेक्नोलॉजी हो ये ध्यान रखना कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि नेट जीरो इमिशन जैसे कि इंडिया का 2070 का है नेट जीरो इमिशन, तो अगर सपोज करो कि ऐसा टेक्नोलॉजी ला दिए गए या फिर वही इमिशन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर नेट जीरो इमिशन जो 2070 का है उसको कैसे अचीव कर पाएंगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन इको फ्रेंडली मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, प्लस सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। इम्प्लीमेंटिंग रियल टाइम डाटा कलेक्शन हो गया, कैच कोटाज हो गया, है ना, मैराइन बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन हो गया। इस तरीके से क्या है 6 कोर जो है 6 कोर इंटरवेंशन 6 कोर पॉलिसी इंटरवेंशन दिए गए हैं। 2 और हैं जैसे कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन करो, क्योंकि देखो मॉडर्नाइजेशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए बैक में क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग कहाँ से लाओगे, या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लो, या फिर जिस तरीके से इन्वायरमेंटल के लिए ग्रीन बॉन्ड निकलता है उसी तरीके से ब्लू बॉन्ड निकाल लो, है ना, ब्लू बॉन्ड्स निकाल लो। इसके लिए मराइन सेक्टर के लिए, ओशन सेक्टर के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन करो आप कोऑपरेटिव्स के थ्रू। तो इस तरीके से क्या है रिसोर्स का भी मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक में फंडिंग भी तो चाहिए। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक मेन इंपॉर्टेंट होता है, प्रमोट करो फिशर कोऑपरेटिव को, क्लस्टर बेस्ड फ्लीट ओनरशिप को यहाँ पे प्रमोट करो, जिससे इक्विटेबल बेनिफिट हो सके, इक्विटेबल बेनिफिट का शेयरिंग हो सके। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ 6 कोर पॉलिसी इंटरवेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये समझ आ गया। ब्लू इकोनॉमी पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है।
द ब्लू इकोनॉमी रिफर्स टू सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, है ना, लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो ऑटोमेटिकली लाइवलीहुड जो है उसका बेनिफिट होना या फिर लाइवलीहुड जो इम्प्रूव होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ओशियन इकोसिस्टम जो हेल्थ है उसको यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। इसको हर रेस्पेक्ट में देख सकते हो। देखो ओशियन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट फिशरी सेक्टर ही इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं। फिशरी सेक्टर तो इन्वॉल्व है, उसके साथ एक्वाकल्चर हो गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी हम लोग स्कोप देख सकते हैं। साथ में मराइन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, शिपिंग हो गया, कोस्टल टूरिज्म, है ना, इसको भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। सी बेड माइनिंग हो गया जिससे ऑयल निकाल सकते हैं। तो स्कोप बहुत सारा है और ये स्कोप का अगर सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए तभी ठीक है। बाकी अगर एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से अगर यूज़ किए तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि पूरा ओशन ही एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी देखोगे तो ये डॉलर 1.3 ट्रिलियन एनुअली यहाँ पे अर्न होता है वैल्यू। तो इस तरीके से जो है न केवल कोस्टल एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एरिना में भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ओशन का। तो अब देखते हैं कि इंडिया मराइन वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं वो मराइन सेक्टर में ज़्यादा शेयर करते हैं, मतलब कोस्टल एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड एरिया। तो इंडिया के लिए क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के लिए ऐसा क्या वेल्थ है जिससे अर्न कर सके फ्रॉम कोस्टल एरिया और ओशन। तो 11,098 किलोमीटर अक्रॉस 9 कोस्टल एरिया ये कवर करते हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, प्लस इसके साथ 4 यूनियन टेरिटरी भी हैं, दमन एंड दीव, पौंडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इज इंडिया, इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये जितना भी कोस्टल एरिया है, 9 स्टेट्स हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है फिशरी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। पोर्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो लोकल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा। कैसे इम्पैक्ट आएगा, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होंगे। जब लोकल इकोनॉमी बूस्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया का जीडीपी है उसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा। इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनिंग रिसोर्स कर सकते हैं, मिनिमल रिसोर्सेस कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। फिर बाकी अगला देखोगे तो पोटेंशियल मराइन यील्ड है एस्टिमेटेड एट 7.16 मिलियन टन एनुअली, जो कि कंबाइन है कन्वेंशनल एंड डीप सी फिशरीज के रेस्पेक्ट से हम लोग अर्न कर रहे हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, क्योंकि बहुत सारा जो है मोस्टली जो कोस्टल स्टेट हैं उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यही से तो हो रहा है, चाहे टूरिज्म में इंगेज हैं या फिर फिशरी सेक्टर में इंगेज हैं या फिर पोर्ट्स में इंगेज हैं। सपोर्ट 30 मिलियन लाइवलीहुड स्पेशली इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, मोस्टली लोग तो यहीं पे इंगेज होते हैं। ग्लोबल स्टैंडिंग का अगर बात करोगे इसी के रेस्पेक्ट में, तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली विथ 8% पूरा वर्ल्ड का इंडिया अकेले ही शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है फिशरी सेक्टर में, ओशन सेक्टर में। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर इंडिया का मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस उसके साथ बेस्ट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है तो और ज़्यादा ये बूस्ट होने का संभावना है। तो क्या इम्पॉर्टेंट है ये अब हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि इतना जो है पॉजिटिव साइड है इसके रेस्पेक्ट में। चाहे 8% पूरा ग्लोबल का होल्ड कर रहे हैं इंडिया, उसके साथ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले आएगा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अपने को देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत लोग क्या है कि अलग अलग देश विदेश जाते हैं, सपोज करो टूरिज्म के रेस्पेक्ट में, तो देश विदेश न जाके जो है इंडिया का टूरिज्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा मिल सकता है, इसी के थ्रू फिशरी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिशरी सेक्टर अलग हो गया डाइवर्सिफाई, टूरिज्म अलग हो गया डाइवर्सिफाई, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी है ये अलग से डाइवर्सिफाई देखने को मिलेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो ही रहा है ना, ये भी हम लोग डिस्कस किए। फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल के रेस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव जैसे कि इनकरेज करते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं मराइन एरिया को, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो या फिर मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस को। क्योंकि देखो
क्लाइमेट चेंज कम होना, इसका सबसे ज़्यादा फैक्टर जो है ओशन है ना, क्योंकि बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कैचअप कर लेते हैं। तो इसके थ्रू बहुत सारा जो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम लोग इसी के थ्रू ला सकते हैं, है ना। ब्लू इकोनॉमी जो कंसिडर कर रहे हैं, या फिर ओशन जिसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल रिलेवेंस का बात करोगे तो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ट्रेड कनेक्टिविटी, ओशन के थ्रू ट्रेड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, बूस्ट देखने को मिला है। फिर रीजनल कॉम्प्रिहेंशन अंडर, जैसे कि सागर स्कीम हो गया है। फिर सपोर्ट भी करना है ग्लोबल गोल को, जैसे कि एडवांसमेंट कमिटमेंट अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, लाइफ बिलो वाटर, इसको हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। फिर 13 का बात करोगे तो क्लाइमेट एक्शन, इसी के थ्रू कॉपरेट हो जा रहा है। पेरिस एग्रीमेंट है 2015, इसी के थ्रू कॉपरेट हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ जो है साइंटिफिक एडवांसमेंट भी देखने को मिला है, जैसे कि मराइन सेक्टर में रिसर्च हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, रिसर्च बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है, डाटा बेस्ड ओशन गवर्नेंस हो रहा है, जिससे इंश्योर कर सके या फिर एविडेंस हो सके ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि अपने पास डाटा है, जितना अच्छे से डाटा होगा, एक्यूरेटली डाटा होगा, उसी तरीके से हम लोग पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, और वही पॉलिसी मेकिंग होगा वो सबसे ज़्यादा सुटेबल देखने को मिलेगा। तो ये तो रहा कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि ब्लू इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में हो सकते हैं। समझ आया इम्पोर्टेंस क्या रहा हम? तो देखो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इंडिया के रेस्पेक्ट में बात भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे तो कुछ इनिशिएटिव लिए ही होंगे, तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ये अब लोग थोड़ा कवर करते हैं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव लिए गए हैं कि फाउंडेशन एंड पॉलिसी इवोल्यूशन, 2015 से 2020 तक के लिए फाउंडेशन एंड पॉलिसी को इवॉल्व किए हैं। जैसे कि ग्रीन इवोल्यूशन चला है, ब्लैक इवोल्यूशन चला है, वाइट रिवॉल्यूशन चला है, अलग अलग फील्ड के लिए। सेम जो है ओशियन रिवॉल्यूशन भी चला है, जिसे हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन कंसिडर करते हैं, 2015 में लाए गए थे। मार्क द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न फिशरी मॉडर्नाइजेशन, ये फोकस करेंगे प्रोडक्टिविटी को, जैसे कि एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में चला है रिवॉल्यूशन, तो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किए हैं। सेम जो है ओशियन में भी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे, एक्वाकल्चर को बूस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो है फाउंडेशन लाए गए थे, ब्लू रिवॉल्यूशन लाए गए थे 2015 में। फिर जो है फ्लेक्सिब प्रोग्राम, बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। फिशरी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिला है अलॉन्ग फिशरी सेक्टर, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। ये जो है स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिएट करना, इंक्लूसिविटी लाना, सस्टेनेबल फिशरी सेक्टर करना, प्लस फिशरी सेक्टर को यहाँ पे एक्सपांड करना, ये भी एक प्रोग्राम है। फिर फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन लाए गए हैं, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना, इसके थ्रू जो है 6000 करोड़ जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दे रहे हैं, जिससे क्या हो सके, फॉर्मलाइजेशन हो सके, है ना, इंश्योरेंस हो सके, क्रेडिट एक्सेस मिल सके, समझ रहे हो, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिल सके। तो इस तरीके से क्या है, फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन भी तो देखने को मिला है। क्लियर। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे थ्रू जो है एक्सेस कर सके क्रेडिट का, है ना, अगर लोन चाहिए तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक्सेस कर सके। तो ये सब जो इनिशिएटिव लाए गए हैं ये बूस्ट करने के लिए ही लाए गए हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तक जो है हम लोगों ने कवर किए हैं। पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड है तो इसका चैलेंजेस भी देखने को मिलेगा, नो डाउट। तो चैलेंजेस में सबसे पहले आते हैं फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस का, ये सबसे ज़्यादा चीज़ का दिक्कत ये होता है। अब देखो 25 मिनिस्ट्री है, अब 25 मिनिस्ट्री में अगर सिग्नेचर चाहिए तो 25 मिनिस्ट्री में जाओगे तो पूरा प्रोजेक्ट को डिलेमेंट करने वाले हैं। अगर यही चीज़ सिंगल हैंड में है और सिंगल हैंड अगर कवर कर रहे हैं पूरा फिशरी सेक्टर को, तो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे एज कम्पेयर टू 25 मिनिस्ट्री, क्योंकि 25 मिनिस्ट्री का स्कोप अलग है। फिर ऐसा कुछ वर्क है जो कि ओवरलैप करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलता है, तो डिले देखने को मिलेगा। अप्रूवल में जो इफ़िशेंसी होना चाहिए उस एफिशिएंसी को पूरा यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे, तो ये चैलेंजेस हैं। फिर टेक्नोलॉजी डेफिसिट का अगर बात करोगे तो लिमिटेड एक्सेस टू मल्टी डे फिशरी वेसल, है ना, फिश फाइंडिंग इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी उतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, अगर कंपेरिजन में जाओगे तो। फिर अगला जो है चैलेंजेस है कि फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल गैप, ये बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि अपने को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो बैक में फंडिंग चाहिए, और वही फंडिंग अगर न रहे तो आगे का हम लोग सोच ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा फंडिंग होगा उतना ज़्यादा बेस्ट होगा और उतना ज़्यादा ही इफ़िशेंसी देखने को मिलेगा। जैसे कि हाई कैपिटल कॉस्ट हो गया, अनएडिक्वेट इंश्योरेंस, है ना, एब्सेंस ऑफ अ डेडिकेटेड डीप सी फिशरीज अथॉरिटी। एक प्रॉपर अगर अथॉरिटी हो तो ये जो चैलेंजेस हो रहे हैं इसको हम लोग कम कर सकते हैं। फिर लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलता। ब्लू सेक्टर कंट्रीब्यूट 4% टू जीडीपी बट अट्रैक्ट लेस देन 1% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसेस। तो यहाँ पे चैलेंजेस हैं, 4% जीडीपी का होने के बाद भी यहाँ पे 1% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में यहाँ पे अट्रैक्ट कर पा रहे हो, और उससे भी कम है यहाँ पे। फिर डाटा डिफिशेंसी, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से डाटा होगा, पहले ही बताया था, डाटा अगर एक्यूरेटली है, ठीक तरीके से है, तो उतना अच्छे तरीके से ही जो है पॉलिसी बना सकते हो और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। किस तरीके से पॉलिसी बनाना है, कैसा ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये पूरा डिफाइन करता है डाटा। ठीक है। फिर स्किल एंड सेफ्टी लिमिटेशन, ये भी एक मेजर चैलेंजेस हैं। पुअर ट्रेनिंग इन डीप सी नेविगेशन, सेफ्टी रिड्यूस पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल फिशर्स कोऑपरेटिव, क्योंकि यहाँ पे ओशियन में जा रहे हो, अब ओशियन में जा रहे हो तो सेफ्टी तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्किल हो गया या फिर सेफ्टी हो गया, ये पूरा लिमिटेशन है और यही चैलेंजेस का कारण बनते हैं। कवर आया, समझ आया चैलेंजेस? तो चैलेंजेस हैं तो इसे कैसे हम लोग एज अ वे फॉरवर्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन, या तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दो, एक अथॉरिटी बना दो जो कि डायरेक्टली डीप सी से रिलेटेड हो, फिशरी सेक्टर से रिलेटेड हो। ये ज़्यादा जो है ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं, है ना, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, जिससे इंडिया का जीडीपी जो है ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाए। इस्टेब्लिश करो नेशनल ब्लू इकोनॉमी अथॉरिटी बना लो, है ना, या फिर ब्लू इकोनॉमी एक्ट ला लो, इसके थ्रू डीप सी फिशरी अथॉरिटी, ये सब चीज़ जो है क्रिएट कर सकती हो। ये एक वे फॉरवर्ड में कंसिडर करना। ठीक है, समझ आया ये चीज़। फिर नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करो, डाटा गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है ओशन सेक्टर में, मराइन सेक्टर में, क्योंकि यही चीज़ जो है इफिशिएंसी को बूस्ट करने वाले हैं। जो चीज़ 10 घंटा में कर रहे हो वही चीज़ अगर 5 घंटा में, 2 घंटा में हो रहा है, तो ये इफिशिएंसी को बूस्ट करने वाले हैं। विद इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भी पूरा पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो भी जो ग्रीन हाउस गैसेज उसको इमिट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्लस अभी के रेस्पेक्ट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है ना, तो डिप्लॉय करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेसल ट्रैकिंग करो, ब्लॉकचेन बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन करो, है ना। तो इस तरीके से जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड डाटा गवर्नेंस। फिर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट मैनेजमेंट, ये भी चीज़ ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो तो फुली तरीके से एक्सट्रीम लेवल में पूरा उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लोकल जो उसका इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो। ऐसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंट करो कैच कोटा, सीजनल, है ना, मोरेटोरिया एंड द बाई कैच रिड्यूस डिवाइस इन लाइन विथ फूड एंड एग्रीकल्चर। या फिर हम लोग जो ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं या फिर कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइडलाइन है, इसके बेस में हम लोग रिसोर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना से हो सके एक तो बॉन्ड इशू कर सकते हो, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे सकते हो, मतलब जो कोस्टल एरिया में जितना भी फिशरी सेक्टर है या फिर फिशरी कम्युनिटी है उसको लोन इजीली मिल जाए। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है लेकिन बैक में अगर फंडिंग नहीं है, तो वही जो प्रीवियस स्लाइड में बताया, बैक में फंडिंग नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। अब डेवलपमेंट नहीं होगा तो जिस तरीके का जो इफिशिएंसी होना चाहिए वो पूरा इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको माइंड में रखना। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि सेफ्टी मेजर कैसे लोगे, और सेफ्टी मेजर लेने से पहले अगर मान लो ओशन के बहुत दूर जा रहे हो, है ना, ओशन में चले गए, बहुत दूर चले गए, तो वहाँ पे कैसे कैच करना है, ये सब स्किल होता है ना। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे जाके पकड़ ले, कैच करना स्टार्ट कर ले, यहाँ पे ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता।
यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ सोशल इंक्लूजन होना चाहिए। जैसे कि एक्सपांड करो नेशनल ब्लू स्किल प्रोग्राम फॉर नेविगेशन, क्योंकि नेविगेशन बहुत जरूरी है। अपने को पूरा ओशन में चले गए, पूरा बीच में, और हमें यही का पता नहीं लग रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन कहाँ है, तो फिर वापस कैसे आओगे। तो यहाँ पे नेविगेशन भी चाहिए, वेसल मेंटेनेंस चाहिए, मराइन पूरा जो सेफ्टी होता है ये पूरा मेजर चाहिए, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट के साथ ही ये सब चीज़ हो पाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो इसी रेस्पेक्ट से इतना कवर करने के बाद अब हम लोग जो है फाइनली कंक्लूजन में आ सकते हैं। क्या है कंक्लूजन? कि इंडिया ब्लू इकोनॉमी ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सोशल इंक्लूजन अलाइनिंग विथ आर्टिकल। अब यहाँ पे देखो मैं पूरा जो कंक्लूजन लिख रहा हूँ हर एक डायमेंशन को टच कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ का बात कर दिया, फिर उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस का भी बात कर रहा हूँ, उसके बाद सोशल इंक्लूजन का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है सोसाइटल लेवल में बात करने के बाद डायरेक्टली मैं आर्टिकल कोट कर रहा हूँ। देखो डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। आर्टिकल कोट करने के बाद मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कोट भी कर रहा हूँ। तो ये पूरा जो है कंप्लीटली कंक्लूजन इस तरीके से लिखा जाता है ना। ऐसे ही कंक्लूजन जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो सके, प्लस याद रखना कि पॉजिटिव एंडिंग करना है। कंक्लूजन हो, पॉजिटिव एंडिंग हो, ज़्यादा बेस्ट रहता है। समझ आ गया? क्लियर है इतना? चलो, तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल जो है ब्लू इकोनॉमी के बारे में, कैसे उसको रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके एज अ सस्टेनेबल वे, क्या इंडिया का स्टैंड है ना, ग्लोबल लेवल में इंडिया का क्या स्टैंड है। ये हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए हैं कि क्या उससे रिलेटेड इशू है, ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, दिक्कत हैं, फिर उसका क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। हर एक डायमेंशन को हम लोगों ने कवर किया वहाँ पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो कि न्यूज़ में रहा है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सदर्न इंडिया में। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट का थीम है और जो टॉपिक है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। कंटेक्स्ट क्या रहा है? केरला रिसेंट अमेंडेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसी के थ्रू पूरा जो वाइल्ड लाइफ है उसको सिक्योर करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस जितना भी क्लासीफाई हुआ है फॉरेस्ट एरिया, ये सब इसी के थ्रू हुआ है। जितना भी शेड्यूल में डिवाइड किए जाते हैं इसी एक्ट के थ्रू डिवाइड किए जाते हैं। टू टैकल राइजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हैज ignited debate over how India can balance conservation and safety and human safety। एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिस एनिमल को सेक्रेट कंसीडर करते हैं, है ना, और सेक्रेट कंसीडर कर रहे हो तो वहाँ पे एक डाउट आता है कि इसको किल करना चाहिए कि सेक्रेट, या फिर डायरेक्टली छोड़ देना चाहिए। तो ये मेनी चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलता है यहाँ पे। तो चलो वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, तो क्लिस्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन का बात करोगे तो वही है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, है ना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन वाइल्ड लाइफ रिक्वायरमेंट ओवरलैप विथ ह्यूमन नीड रिजल्टिंग इन नेविगेट इंटरेक्शन सच एज अटैक, क्रॉप इल्ड, लाइव स्टॉक डिप्रिशिएशन, प्रॉपर्टी डैमेज। एक्चुअली क्या है कि देखो, एक तो जो वाइल्ड लाइफ है उसका एरिया रिड्यूस हो रहा है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसका जो प्रॉपर हैबिटेट है उस हैबिटेट में पूरा बिल्डिंग बन रहा है ना, ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है। तो ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे हो रहा है लेकिन जगह उसका हैबिटेट वही है। अब हैबिटेट कम हो रहा है तो जाएंगे कहाँ? तो जहाँ ह्यूमन हैबिटेट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, वहीं पे इंक्रोच होते हैं, वहीं पे अंदर आते हैं, और अंदर आए तो डायरेक्टली अटैक देखने को मिलेगा। फिर क्रॉप एरिया में चले गए तो क्रॉप रेड है यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइव स्टॉक डिप्रेसिएशन देखने को मिलेगा, साथ में जो प्रॉपर्टी डैमेज है ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इशू अगर बात करोगे तो अगर डाटा है कि एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओवर 500 पीपल डाई एनुअली ड्यू टू वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर। अब देख लो 500 पीपल एनुअली इसी की वजह से डाइट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि वाइडर अफेक्टेड एरिया, कुछ डाटा है जैसे कि असम और वेस्ट बंगाल में एलिफेंट रिलेटेड क्रॉप एंड ह्यूमन फर्टिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में लियोपार्ड से ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। फिर छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बात करोगे तो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड क्रॉप डिप्रेडेशन बाय दी वाइल्ड बोर्स, इससे रिलेटेड इशू जो है देखने को मिलता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इशू हैं। फिर क्या है ऐसा जिससे राइज हो रहा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हैबिटेट फ्रेगमेंटेड एंड इंक्रोचमेंट,
वही पहले ही बताया, इतना ज़्यादा रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांसन हो रहा है, डेवलपमेंटल हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन के साथ पूरा जो उसका हैबिटेट है उसको इंक्रोच कर रहे हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो लोग जाएंगे कहाँ, तो डायरेक्टली ह्यूमन सेटलमेंट है उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये मेजर चीज़ है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इंक्रोचमेंट करते हैं इसी के थ्रू। फिर क्रॉप अट्रैक्शन, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि बहुत सारा ऐसे क्रॉप हैं जैसे कि हाई कैलोरी और वाटर रिच क्रॉप, जैसे बनाना हो गया है, शुगर कोन हो गया है ना, शुगर केन हो गया है, मैज हो गया है, ये जितना भी वाइल्ड लाइफ है ये सब अट्रैक्ट हो जाते हैं इस फ्रूट की तरफ, इस क्रॉप की तरफ। ये भी एक मेजर रीज़न है जिसके थ्रू ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है। फिर क्लाइमेट स्टेज रिसोर्स स्कार्सिटी, इस प्रेजेंट अगर बात करोगे इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसी के थ्रू क्या है, जितना भी उसका जो है क्रॉप चाहिए या फिर उसको जो अपना फल फ्रूट चाहिए ये मिलता नहीं है ना, ये एक रीज़न हो गया। फिर अलग रीज़न बात करोगे तो ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रॉट है ना, हाई टेम्परेचर, इसके थ्रू जो है पूरा फ्रूट जो आना चाहिए या फिर उसके लिए जो फल आना चाहिए वो नहीं आता। तो इसी की वजह से क्या है कि ये जो है ह्यूमन सेटलमेंट है वहाँ पे इंक्रोच करते हैं, ये भी एक रीज़न है। फिर अलग बात करोगे तो कंजर्वेशन सक्सेस पैराडॉक्स, ये भी एक रीज़न है। जैसे कि इंडिया सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ स्पीसीज सच एज अ टाइगर एंड एलिफेंट हैज़ आल्सो इंक्रीज एनकाउंटर इन ओवरलैप टेरिटरीज, समझ रहे हो। तो ये तो क्या है, कुछ रीज़न है, ये रीज़न को आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग में इसको लिख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। तो कॉन्सिक्वेंसेस वाइल्ड लेवल में देखने को मिलेगा, जस्ट यहाँ पे लाइवलीहुड लॉस हो रहा है, यही बस कंक्लूजन नहीं है, यही बस इसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एट प्रेजेंट अगर बात करोगे तो 500 यहाँ पे डेथ हो रहा है ना, एंड 9000 इंजुरीज एनुअली ड्यू टू एलिफेंट, टाइगर, लियोपोर्ड। अब देख लो यहाँ पे 500 एनुअली डेथ हो रहा है, 9000 जो है इंजरी हो रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमन एंड लाइवलीहुड का लॉसेज बहुत ज़्यादा है। फिर लाइवलीहुड डेप्रिडेशन हो रहा है, अटैक कर रहे हैं। फिर इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज का लॉस होगा। जैसे कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डायरेक्टली ह्यूमन क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को किल कर रहे हैं, ठीक है। अब किल कर रहे हैं तो उसका स्पीसीज जो है कम देखने को मिलेगा, प्लस उसके साथ एक इथिकल और मोरल कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, ठीक है। जितना भी वाइल्ड लाइफ आ रहा है अगर कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो किल हो जा रहे हैं, तो किल हो जा रहा है तो एक मोरल कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये बनता है कि कहीं पे उस वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसको हम लोग एज सेक्रेट कंसीडर करते हैं, एक पवित्र मानते हैं, तो उसको किल करे कि छोड़ दे, ये यहाँ पे दिमाग में रहता है। तो यहाँ पे एक मोरल कॉन्सिक्वेंसेस यहीं पे इमर्ज होके आते हैं। फिर एक आता है ड्यूटी इथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि यहाँ पे हमें कंपेशन होना है वाइल्ड लाइफ के थ्रू या फिर जितना भी लिविंग बींग्स हैं उसके लिए हमें कंपेशन होना चाहिए। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A(G) में बोले गए हैं। तो यहाँ पे एक दिक्कत हो जाता है कि कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और ये जो है रियल सिचुएशन इसको फेस करें, यहाँ पे भी एक दिक्कत होता है। तो हम एक काम करें कि जितना भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और एग्जाम्पल है इसके थ्रू हम लोग जो है कुछ सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि असम में क्या चलता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम चलता है, तो पहले से वार्न कर देते हैं तो एटलीस्ट जो है अपना प्रिकॉशन पहले से ले सको। तो इंडिया में यही चलता है, असम स्टेट में जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम चलता है। उत्तराखंड में रैपिड रिस्पांस टीम चलते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके रेस्क्यू में पहुंच जाओ, है ना, डिटरेंस एज अ डिटरेंस बना सको वहाँ पे। कर्नाटका इको कंपेंसेशन स्कीम चलते हैं। फिर महाराष्ट्र का लियोपोर्ड मैनेजमेंट प्लान है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इस प्रैक्टिसेस को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो देखो अब हम लोग वे फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते हैं और क्या क्या ऐसे जितना भी सॉल्यूशन है या फिर जितना भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एज अ वे फॉरवर्ड में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि GIS मैपिंग हो गया, या फिर क्या बोल सकते हो AI का यूज़ कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सेंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का यहाँ पे भरपूर यूज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर सके, इंटीग्रेट कर सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को।
फिर उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अप्रोच लगाओ, सेंट्रल और स्टेट दोनों में यहाँ पे कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग कंसिस्टेंसी रिस्पॉन्स कर सके, कंसिस्टेंट वे में रिस्पॉन्स कर सके विथ प्रॉपर वे। फिर इथिकल एंड ह्यूमन फ्रेमवर्क लॉ अप्लाई करना है कि लिस्ट हार्म प्रिंसिपल ये हो सके तो अप्लाई करो। डायरेक्टली हम लोग किलिंग में उतर जाते हैं, उसको मार रहे हैं डायरेक्टली, तो ये ना करके उसको थोड़ा लिस्ट हार्म पहुंचाओ। और ये जो किलिंग ऑप्शन है ना, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है कि हैबिटेट रिस्टोरेशन करो, जितना ज़्यादा हो सके उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वहाँ पे रखो उसको। कैसे रख सकते हो, या फिर एफॉरेस्टेशन करो, लैंड यूज प्लानिंग करो, अर्बनाइजेशन कर रहे हो लेकिन सीमित में अर्बनाइजेशन होना चाहिए, पूरा फॉरेस्ट को कट कर रहे हो अर्बनाइजेशन के चक्कर में, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समझ आया। तो एज अ प्रॉपर अगर कंक्लूजन लिखोगे तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एज मच एज अ गवर्नेंस एंड एथिकल चैलेंजेस एज इकोलॉजिकल वन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है मस्ट नाउ बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एडॉप्टिव इंक्लूसिव ह्यूमन अप्रोच, है ना। केरला का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एज अ हॉलिस्टिक वे में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो ये तो रहा पूरा वीकली मैगजीन जो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।